नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है दादी माँ। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी है। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि यहाँ पर दादी माँ के बारे में बताया गया है। तो किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी दादी माँ की बहुत सारी खूबियां बताई है। आप सबके घर में भी दादी माँ होगी, और लेखक की दादी माँ की में क्या क्या खूबियां थी, जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर आते हैं। तो देखिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बेसो गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ को याद कर रहा है, जो कि शहर में है और काफी दिनों से गांव नहीं गया। लेखक की दादी माँ गांव में रहती है, तो कभी जब उसकी छुट्टियां होने वाली होती है तो उसके जो शुभचिंतक मित्र है वो उसको बताते हैं कि अब छुट्टियां पड़ गई, अब तुम घर चले जाना। लेकिन लेखक उनके व्यंग को समझता है। वो मुंह पर कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ। लेकिन आज तो उनकी आंखों के सामने उनकी दादी माँ की इतनी ज्यादा याद आ रही है कि वो किसी जैसे धुंधली छाया की तरह उसके जहन पर नाच रही है। आगे देखिए, मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और बनप्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। जबर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो यहाँ पर लेखक अपने गांव में और आने वाले मौसम के बारे में बता रहा है कि कैसे हर मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। और लेखक को सबसे अच्छा मौसम किसका लगता था? कवार का। कवार मतलब हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारा आश्विन का महीना होता है। तो लेखक बता रहा है कि कवार से पहले जो बारिशें हुई थी उनसे उसके गांव के जलाशयों में पानी भर गया था और अनेक प्रकार की जो घास थी वो सड़ गई थी और उन सड़ी हुई घासों से एक विचित्र अजीब प्रकार की गंध आती थी। लेकिन गांव के सारे बच्चे उसमें कूद कूद कर नहाते थे। और लेखक कह रहा है कि मैं भी नहाता था और इस नहाने में हल्की सी बीमारी भी हो जाती थी, सर्दी जुकाम लग जाता था, लेकिन मुझे वो बीमारी अच्छी लगती थी। और अपने एक
किस्से को याद करते हुए लेखक बता रहा है कि एक बार तो इतनी तेज बुखार चढ़ा कि वो उतरा ही नहीं। उसी के बारे में लेखक आगे बता रहा है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग भर वाले जल से पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सख्त टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। तो यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह उसका ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि बाहर से आने वालों को भी वो धमका देती थी कि नहीं, घर पर कोई बीमार है, एकदम से सीधे नहीं आते। और लेखक की खाने पीने की हर चीजों का वो बहुत अच्छा ध्यान रखती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी, तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि वो उसका ही नहीं, गांव में किसी के भी अगर कोई बीमारी हो जाए तो वो वही काम करती थी, हाथ से छूना, फिर माथे को छूना, पेट को छूना और छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों के किस्से विश्वास के साथ सुनाती थी। सफाई में दादी माँ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। लेखक बता रहा है कि मैं अब भी बीमार हो जाता हूँ, लेकिन उस गांव में जहाँ वो जो बुखार होता था उसमें जो देख रेख होती थी, अब वो यहाँ कहाँ है, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब तो कुनेन की शीशी के डर से ही बुखार उतर जाता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना। कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामे की चाची खड़ी है। सोने होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामे की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है,
आपने दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहाकर आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीते, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर लेखक की दादी माँ के बारे में बताया है कि वो चाहे बोलने से कितनी ही कठोर हो, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी थी। कैसे उसने उस सूद के रुपयों को भी छोड़ दिया और ऊपर से रामी की चाची को और भी रुपए दे दिए उसकी बेटी की शादी के लिए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंसने दूं, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है। शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, वह जो मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। तो यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है। किशन भैया की शादी का जिक्र कर रहा है कि कैसे दादी माँ उसे पुचकार कर और वहीं जहाँ पर औरतों के गीत वगैरह हो रहे थे वहीं पर उसको रख लेती है। और कैसे जब औरतों को पता लग जाता है कि लेखक सोया नहीं है तो कैसे उनकी हाथापाई हो जाती है और अपने पोते का पक्ष ले लेती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती है। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता की स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसती पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने
कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी सने कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगे ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादाजी ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि कैसे वो कठिन परिस्थितियों में भी घर को संभाल लेती थी। उन्होंने जीवन में बड़े दुख देखे थे और वो इन सारे दुखों से उभरना भी जानती थी। सबसे ज्यादा दुखी तो वो दादाजी से थी। पूरा संसार उन्हें धोखेबाज नजर आता था। दादाजी जो कहते थे कि मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा, मैं आगे चल रहा हूँ, तुम पीछे आना। तो यहाँ का जो भाव है वो ये है कि दादाजी की मृत्यु हो जाती है और दादी यहीं इस संसार में रह जाती है। तो वो दादाजी को धोखेबाज बताती है कि मुझे अपने साथ नहीं लेके गया। और उसके बाद तो जो उनके दोस्त थे, आजू बाजू वाले थे, उन्होंने घर की जो स्थिति थी वो डामाडोल कर दी। क्योंकि यहाँ पर लेखक के जो पिताजी है उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और घर के में कुछ पैसे नहीं थे। जो थोड़े बहुत थे वो सारे श्राद्ध में लग गए और श्राद्ध में और भी कर्जा ले लिया था। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति को दिखाया गया है कि लोग कर्ज लेकर भी श्राद्ध करते थे। तो दादी माँ के बारे में बताया है, जब पिताजी को पैसे की जरूरत हुई तो दादी माँ ने जो अपने पुरखों के कंगन थे वो दादाजी को दे दिए थे, लेखक के पिताजी को दे दिए थे कि ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिए थे। तो जो पुराने लोग होते थे वो आगा पीछा सब सोच लेते थे। तो इन सारी बातों के कारण लेखक को अपनी जो दादी माँ है वो एक श्राप भ्रष्ट, जो श्राप से हमें मुक्त करती है, ऐसी देवी प्रतीत हो रही थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो जो हमारा ये लास्ट जो पहरा है ये पहले उस पहरे से मैच करता है कि लेखक को जो आज बरबस अपनी दादी माँ की याद आ रही थी वो क्यों आ रही थी, क्योंकि आज लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र है और उस पत्र को जब वो पढ़ रहा है तो उसे एकाएक अपनी दादी माँ की हर एक बातें, हर एक किस्से याद आ रहे हैं कि दादी माँ ने कैसे उन्हें संभाला, कैसे उसका ध्यान रखा। और कह रहे हैं जब वो पत्र को पढ़ रहा है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और उन आंखों से निकलने वाले आंसुओं के कारण जो उस पत्र की लिखाई है वो लिखाई कैसी महसूस हो रही है, चींटियों की कतारें सी, जैसे छोटी छोटी चींटियां चल रही है और वो भी धूमिल, वो भी अंधकार में दिखाई नहीं दे रही साफ। तो अब लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा कि सचमुच क्या मेरी दादी माँ सचमुच नहीं रही। लेखक की दादी माँ का यहाँ पर निधन हो गया था।
तो बच्चों, आपने दादी माँ कहानी को पढ़ा और पढ़कर आपको मालूम तो हो ही गया होगा कि लेखक की दादी माँ ममता और त्याग की मूर्ति थी। तो इस पाठ को पढ़कर आपको भी अपनी दादी माँ की याद आ गई होगी। तो हमारा जो पाठ है यहाँ पर समाप्त होता है। ऐसे ही कुछ पाठ और नए वीडियो के साथ हम फिर दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक